हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी का एक बार फिर से हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड का क्लास 11th का करिकुलम और इसमें हम पढ़ेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद जी के बारे में, जिनका जन्म जनवरी 1 1890 ईस्वी को होता है और जिनका देहांत 10 जनवरी सन 1969 ईस्वी को हो जाता है। सबसे पहले हम इनका एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे। इनका जन्म, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 1 जनवरी 1890 को हुआ। जन्म स्थान इनका काशी है, उत्तर प्रदेश में। पिताजी का नाम विजयानंद था और इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही वो चित विलास, पृथ्वी से सप्तऋषि तक, देश बंधु, चितरंजन दास, महात्मा गांधी, चीन की राज्य क्रांति, समाजवाद, आर्यों का आदि देश। इनकी शिक्षा बीएससी, एलटी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू भाषा, फारसी भाषा पर अधिकार था। इनकी जो लेखन विधा रही है वो निबंध संग्रह, फुटकर निबंध, जीवनी, पत्रिका आदि। इन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा रही। इनकी शैली हमेशा से विचारात्मक, गवेषणात्मक, काव्यात्मक, अलंकारिक, व्याख्यात्मक रही है। आजीविका इन्होंने प्रेम महाविद्यालय वृंदावन के में आधार अध्यापक व डंगूर कॉलेज बीकानेर में प्रिंसिपल, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल रहे। संपादन मर्यादा टूटे अंग्रेजी पत्रिका। मृत्यु इनको 10 जनवरी 1969 ईस्वी को हो जाती है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी हिंदी के प्रकांड पंडित थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे और मगमज्ञ साहित्यकार थे, जिनका जन्म 1 जनवरी 1890 को काशी में हुआ। क्वींस कॉलेज वाराणसी से बीएससी और ट्रेनिंग कॉलेज इलाहाबाद से एलटी करने के बाद वो प्रेम महाविद्यालय वृंदावन में अध्यापक के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और बाद में डंगूर कॉलेज प्रिंसिपल, बीकानेर के प्रिंसिपल बने। सन 1921 में गांधी जी के साथ से प्रेरित होकर और आंदोलन के लिए, गांधी जी के आंदोलन से वो प्रेरित हुए और काशी लौटे और ज्ञान मंडल में उन्होंने काम किया। उन्होंने मर्यादा और टूटे पत्रों का भी संपादन किया। 1936 में विधानसभा के सदस्य और 1937 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बने। 1955 में मुख्यमंत्री बने। 1960 में पद से उन्होंने त्याग पत्र दिया। 1962 में वे राजस्थान के राज्यपाल बने और 1967 में इस पद से मुक्त होकर काशी लौट आए। काशी विद्यापीठ के कुलपति के रूप में जीवन का अंतिम समय बिताया। 10 जनवरी 1969 को काशी में उनका निधन हो गया। डॉक्टर संपूर्णानंद एक महान विद्वान थे, जिनका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। इसके साथ ही वे उर्दू, फारसी के भी अच्छे ज्ञाता थे। उनके प्रिय विषयों में विज्ञान, दर्शन, योग साहित्य, इतिहास, राजनीति और ज्योतिष शामिल थे। राजनीति में व्यस्त रहने के बावजूद उन्होंने अपने अध्ययन को निरंतर बनाए रखा। सन 1940 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए, जहां उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कृति समाजवाद के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें सम्मेलन के सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति भी प्रदान की गई और जो उनके साहित्यिक योगदान को दर्शाती है। डॉक्टर संपूर्णानंद काशी नगरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रहे और संरक्षक भी रहे, जहां उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार का योगदान भी दिया। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शिक्षा, कला, साहित्य के क्षेत्र में कई उपयोगी कार्य किए और वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना उनकी महत्वपूर्ण देन है। ठीक है, वाराणसी में जो संस्कृत विश्वविद्यालय बना वो
संपूर्णानंद जी की देन है, जिसने भारतीय संस्कृति और शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान की। डॉक्टर संपूर्णानंद ने लगभग 25 ग्रंथों और अनेक फुटकर लेखकों की रचना की, जो विभिन्न विषयों पर आधारित है। उनकी विद्या और साहित्य के प्रति निष्ठा उन्हें आज भी स्मरणीय बनाती है। उनका योगदान न केवल साहित्यिक और शैक्षिक क्षेत्र में, बल्कि सामाजिक जागरूकता में भी महत्वपूर्ण रहा है। डॉक्टर संपूर्णानंद के प्रसिद्ध कृतियां निम्नलिखित है। निबंध उनके थे पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल तक, चिद विलास, ज्योतिर्विनाद, अंतरिक्ष यात्रा। फुटकर निबंध रहे जीवन और दर्शन। जीवनी रही देश बंधु चितरंजन दास, महात्मा गांधी। राजनीति और इतिहास, चीन की राज्य क्रांति, मिस्र की राज्य क्रांति, समाजवाद, आर्यों का आदि देश, सम्राट हर्षवर्धन, भारत के देसी राज्य आदि। धर्म, गणेश, नासदीय सूक्त की टीका और ब्राह्मण सावधान। अब उनकी जो अन्य रचनाएं रही, धर्म, अंतरराष्ट्रीय विधान, पुरुष सूक्त, व्रात्यकांड, भारतीय सृष्टि क्रम विचार, स्फुट विचार, हिंदी देव परिवार का विकास, वेदार्थ प्रवेशिका, अधूरी क्रांति, भाषा की शक्ति और अन्य निबंध। इनकी शैली हमेशा से शुद्ध रही, परिष्कृत और साहित्यिक है। इन्होंने विषयों का विवेचन तर्कपूर्ण शैली में किया है। विषय प्रतिपादन की दृष्टि से इनके शैली के 3 रूप रहे। एक था विचारात्मक, व्याख्यात्मक और ओजपूर्ण लक्षित होते हैं। विचारात्मक शैली की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत स्वतंत्र और मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। और भाषा जो थी वो विषय के अनुकूल थी, प्रभावपूर्ण थी, और वाक्यों के विधान जो थे वो छोटे छोटे थे, लघु हैं, लेकिन उनके जो प्रवाह और ओज है वो सर्वत्र विद्यमान है। व्याख्यात्मक शैली की अगर बात की जाए तो उसमें दार्शनिक विषयों और प्रतिपादन के लिए इस शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल एवं संयत है। उदाहरणों के द्वारा विषय को अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ओजपूर्ण शैली की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इन्होंने मौलिक निबंध लिखे हैं। इस ओज शैली में उन्होंने मौलिक निबंध लिखे हैं, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। ओज की इसमें प्रधानता है, ओजपूर्ण है ये। वाक्यों का जो गठन किया गया है बहुत ही सुंदर है। भाषा इसमें आपको व्यवहारिक तरह से देखने के लिए मिलेगी, और सभी चीजों का एक संगठन बनाए रखने के लिए शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। अब डॉक्टर संपूर्णानंद की भाषा सबल है, सजीव है। पढ़ते हैं तो लगता है कि ये सारी चीजें हमारे सामने हो रही हैं। साहित्यिक प्रौढ़ और प्राज्वल है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का उपयोग की प्रमुखता है। तद्भव नहीं, संस्कृत के तत्सम शब्दों की, ठीक है। गंभीर विषयों की विवेचना में भाषा की गंभीरता बढ़ सकती है, और कहावतों और मुहावरे इसमें बहुत अधिक देखने को नहीं मिलती है। उनका प्रयोग काफी सीमित है। भाषा में जो शब्दों का चयन किया गया है वो भाव और विचारों के अनुरूप किया गया है। क्या बोला जा रहा है, क्या फीलिंग्स दर्शाई जा रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इसकी वजह से जो इसका प्रवाह है वो बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। इस निबंध में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, संपूर्णानंद जी का शिक्षा का देश और उनके संग्रह भाषा की जो शक्ति से लिया गया है, जिसमें उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य पर मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं कि अगर हम शिक्षा ले रहे हैं तो उसका कोई ना तो कोई मौलिक विचार होना चाहिए। प्राचीन आदर्शों को सर्वोत्तम माना गया है। उन्होंने अध्यापक के कर्तव्यों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि पहला कर्तव्य छात्रों के चरित्र का विकास करना होता है, और उनमें छात्रों में लोक कल्याण की भावना को निहित करना होता है। बाद में बच्चा
पेन, पेपर और जो करिकुलम है वो तो सीखता है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर चरित्र का निर्माण किया जाए, लोक कल्याण, जन कल्याण की भावना का विकास किया जाए। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने इसको बहुत शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प कर दिया है कि आप लोग अगर एंड मोमेंट में इसको 2 से 3 बार अगर मेरी क्लास को देख लेंगे, ये क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन आंसर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को समझ लो, आप लिख के आ सकते हो। अब संपूर्णानंद जी ने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य और चरित्र विकास, ये दोनों चीजें कैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो शिक्षा का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य जितना ही स्पष्ट रहेगा, जितना क्लियर रहेगा, उतना ही जो हम पढ़ रहे हैं, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं, उसका चयन करना उतना ही आसान हो सकेगा। ये बात स्वतंत्र नहीं है। इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्यों का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है, मनुष्य आखिर में करना क्या चाहते हैं, उसके ऊपर सारी बातें टिकती हैं। और शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्यों को उस पुरुषार्थ की सिद्धि के योग बनाना है। आप अगर शिक्षा ले रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या चरित्र विकास है या फिर धनोपार्जन है? क्या है? ये आपको पहले तय करना जरूरी है। पुरुषार्थ और समाज, पुरुषार्थ जरूरी है और उस समाज में भी रहना है। तो पुरुषार्थ एक दार्शनिक शब्द है, ठीक है, जिसका जीवन से हम गहरा संबंध हमने बना रखा है। हर एक इंसान अपने अपने पुरुषार्थ कर रहा है। माँ अपना कर्म कर रही है, अपने पुरुषार्थ कर रही है, पिता अपने कर्म कर रहे हैं, अपने पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों के पुरुषार्थ अलग हैं, परिवार के पुरुषार्थ अलग हैं। परिवार में अगर सब रह रहे हैं तो सब अपने पुरुषार्थ करते हुए परिवार के लिए भी पुरुषार्थ करते हैं कि हम किसी के मान हानि ना करें, किसी की बेइज्जती ना करें। हर समाज को एक दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाया गया होता है, हर समाज ने अपनाया है, क्योंकि उसी के आधार पर राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था की नींव रखी जाएगी। अगर कोई समाज सिर्फ अपनी प्रतिमा के लिए उपयोगिता के आधार पर पुरुषार्थ करता है या कोई भी कोशिश करता है तो उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न विभागों के आदर्श आपसे टकराते हैं, जिससे मनुष्य को अपने कर्तव्यों को स्थिर बनाए रखना या अपने आप को स्थिर रखना कठिन हो जाता है। वर्तमान में नैतिकता का संकट उत्पन्न हो गया है। चोरी करना बुरा माना जाता है, परंतु पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं समझा जाता। इसी तरह झूठ बोलना बुरा है, लेकिन जब राजनीतिक क्षेत्र में अगर सच बोलना मूर्खता मानी जाती है ना? इससे विवेकशील व्यक्ति को आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप एक व्यापक दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाया जाए, जिस पर सभी व्यवहारों की नींव रखी जा सके। प्राचीन भारत ने वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से इसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित की है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो रूस ने मार्क्सवाद को अपने राष्ट्रीय जीवन का आधार बनाया है और जिससे सभी उद्योग एक सूत्र में बंध जाते हैं। अब आध्यात्मिकता और शिक्षा, ये दोनों कैसे रिलेट करते हैं? और अगर आध्यात्मिकता को देखा जाए तो उसमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आध्यात्मिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? इस निबंध में दार्शनिक शास्त्रार्थ का विस्तार नहीं किया गया है, परंतु भारतीय संस्कृति ने एक ऐसा आधार स्थापित किया है जो आज भी श्रेयस्कर है। आत्मा अजर और अमर है, इस जिसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। अविद्या के कारण आत्मा अपने स्वरूप को भुला हुआ है, जिससे वह अल्पज्ञता का अनुभव करती है।
जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी रहेगी। मनुष्य का पुरुषार्थ और जीवन का चरम लक्ष्य आत्मा के परम ज्ञानमय स्वरूप की प्राप्ति है। यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए जो पुरुषार्थ की सिद्धि में सहायक हो। आत्म साक्षात्कार का प्रमुख साधन क्या होना चाहिए? योगाभ्यास है, जिसे न तो राज्य सिखा सकता है और न पाठशाला का अध्यापक। जो इस विद्या को खोजी जिसने भी इस विद्या को खोजा होगा, वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा। लेकिन समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि वो एक ऐसे वातावरण का निर्माण करे, एक ऐसे वातावरण को उत्पन्न करे जिसमें व्यक्ति की योग्यता का विकास हो सके। अब चरित्र विकास क्यों जरूरी है, उसकी महत्ता क्या है? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अगर जिसका महत्व क्या है, सर्वोपरि है। चरित्र का पुरुषार्थ के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। हर छात्र की आत्मा अपने को खोज रही है, लेकिन वह अज्ञानवश बाहरी चीजों में आनंद ढूंढती है। देखो, यहाँ बहुत बड़ी बात की गई है। हर छात्र की आत्मा खुद को ढूंढ रही है, लेकिन खुद को ढूंढने में उसको एक अज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी होने के कारण वो मटेरियलिस्टिक चीजों में अपनी खुशियां ढूंढ रहा है। थोड़े समय के लिए सुख मिलने पर उसका मन फिर किसी और वस्तु की ओर दौड़ता है कि अरे, अभी तो मुझे मिल गया, मुझे और क्या चाहिए। यह संघर्ष स्वाभाविक है, किंतु एक ही वस्तु की अभिलाषा में कई लोग होंगे, जिससे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध बढ़ रहे हैं। ज्ञान और शक्ति की कमी से सफलता कम मिलती है और इससे आंतरिक ग्लानि उत्पन्न होती है। अब अध्यापक की अगर हम भूमिका को देखें, तो अध्यापक की भूमिका क्या है? अध्यापक का कार्य है कि वह छात्रों में चित्त एकाग्रता का अभ्यास विकसित करे। एकाग्रता आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। इसके लिए छात्रों में मैत्री, करुणा, मुदिता, अपेक्षा की भावना उत्पन्न किया जाना चाहिए। दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना करुणा है। अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होना क्या है? मुदिता है। देखो, यहाँ पर दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना करुणा है, और अच्छा काम देखकर प्रसन्न होना मुदिता है। जैसे जैसे ये भाव जागते हैं, ईर्ष्या, द्वेष की कमी होती है। निष्काम कर्म भी राग द्वेष को समाप्त करता है। इस प्रकार का प्रयास मानवता को ऊपर उठाता है। चाहे सफलता धीरे धीरे प्राप्त हो, लेकिन मानवता जल्द ही ऊपर की ओर जाती है। निष्कामिता की कुंजी यह है कि अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में अधिक सोचा जाए। बहुत बड़ी बात की जाए, लेकिन आज के लोग क्या करते हैं? अपने बारे में पहले सोचते हैं, सामने वाले को दुखी हुआ ना तो क्या हुआ, अपना तो काम हो गया, ऐसी भावना रखी जाती है। परार्थ साधना, लोक संग्रह और जीव सेवा का जो भाव है, वो स्टार्टिंग से ही, आरंभ से ही विकसित किया जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सच्ची सेवा करता है, तो उसे बड़े आनंद की अनुभूति होती है, और इस समय मैं और तू का भेद क्या होता है? मिट जाता है। मैं, तू, तुम किसने लाया? हम ही ने लाया ना, है ना? और आत्मा शुद्ध रूप से प्रकट होती है। केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि जीवों में भी ये भावना होनी चाहिए। अब सौंदर्य की अगर बात करें, तो काव्य, चित्र, संगीत आदि कला के माध्यम से चित्त आध्यात्मिक जगत में खींच जाता है। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे, क्योंकि सौंदर्य का अनुभव तभी होता है जब दृष्टता अपने स्व को भूलकर तन्मय हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि छात्र के चरित्र का विकास इस प्रकार होना चाहिए कि मैं और तू का भेदभाव खत्म हो सके। जब तक उपयोग का भाव रहेगा, साम्य की आकांक्षा बनी रहेगी और संघर्ष और कला उत्पन्न होंगे। सेवा और सुकृत में संघर्ष संभव नहीं है। यदि हम कभी सत्य बोलें, धर्म का पालन करें, तो दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करें,
तो इसमें कोई विवाद नहीं होता। लेकिन जब बात किसी वस्तु की उपयोग की आती है तो झगड़ा संभव है, क्योंकि एक वस्तु का उपयोग अक्सर एक ही व्यक्ति कर सकता है। धर्म और समाज, काव्य पाठ, प्रकृति के सौंदर्य, संगीत का आनंद सभी साझा कर सकते हैं। प्राचीन आचार्यों ने धर्म की दीक्षा दी और आज भी अध्यापक को अपने शिक्षा में शिष्यों में धर्म की प्रवृत्ति जागृत करनी चाहिए, चाहे उनका विषय कोई भी हो। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि वह उन सभी कार्यों का समग्र नाम है जो कल्याणकारी है। व्यक्ति का कल्याण समाज के कल्याण से अलग नहीं हो सकता। मनुष्यों के गुण ऐसे हैं जिनका विकास समाज में रखते हुए ही होता है। समाज में सुख और भोग मिलते हैं, इसलिए धर्म का आदेश समाज को ध्यान में रखकर ही दिया जाता है। लेकिन हमारे समाज में केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, पशु, अन्य जीव भी हैं और उनका हम पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सभी के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें इस प्रकार जीना चाहिए कि हमारी पूर्वजों की संस्कृति का प्रकाश न एक्सटिंग्विश हो। वह जिम्मेदारी पितरों से लेकर वंशजों तक फैली हुई है। इसी व्यापक कर्तव्य को धर्म कहा जाता है। अब हम धर्म और अधिकार की बात करें तो वर्तमान में लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जिसमें विवाद समाप्त नहीं हो सकता। यदि धर्म बुद्धि को जागृत किया जाए तो सभी अपने कर्तव्यों से तत्पर हो जाएंगे। विवाद की जड़ को काटा जा सकता है और ये तभी संभव है जब चित्त में सत्य के प्रति निहार्थ प्रेम हो, सबके मन में सत्य हो। सभी शास्त्र इस प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि ज्ञान को सावधानी से दिया जाए। सत्य को धारण करने के लिए अनुसंधान और आलोचना की बुद्धि का विकास होना चाहिए, जो निर्भयता के वातावरण में पनप सकती है। अब अध्यापक की क्या जिम्मेदारी होती है? तो अध्यापक की जिम्मेदारी होती है कि अपने छात्रों में चरित्र विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, जो कि महत्वपूर्ण है। एक अच्छे अध्यापक के पास पढ़ा हुआ स्नातक सत्य का प्रेमी, जिज्ञासु, ज्ञान का आदर करने वाला होता है, जिसके हृदय में निस्वार्थता, करुणा और प्राणी मात्र के प्रति सौहार्द होता है। वह तपस्वी, सन्मयी और परिश्रमी होता है। हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और कदाचार का निर्मम विरोध करता है। धर्म का त्याग उसके जीवन की प्रमुख प्रेरक शक्तियों होती हैं और उसका प्रयास होता है कि पृथ्वी अधिक सभ्य और समाज उन्नत बने। इसका अर्थ ये नहीं है कि सन्यासी बनेंगे, लेकिन गृहस्थों में भी रहकर धर्म का ही उतना भार होता है। व्यापार, शासन, परिवार के क्षेत्रों में भी धर्म का स्थान है। अब समाज का योगदान क्या होता है? यह दावा नहीं किया जा सकता कि सभी लोग निष्कलंक होंगे। अध्यापक और समाज केवल प्रयास कर सकते हैं। ये प्रयास कई लोगों को सही रास्ते पर लाने में सफल होंगे, कभी पथभ्रष्ट भी होंगे, पर वे अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे और आत्मा उन्नति के लिए कदम भी उठाएंगे। भूल करना बुरा नहीं है, लेकिन भूल को भूल न समझना दुर्भाग्य है। अकेला अध्यापक ऐसे मनोभाव नहीं उत्पन्न कर सकता। उसकी सफलता तभी संभव है जब समाज का सहयोग हो। अच्छे नागरिक, विश्व प्रेमी, सहानुभूति से भरे लोग, यही हमारे लक्ष्यों को संकेत है। अब इस पाठ का अंत देखते हैं। समाज में अच्छे मानवता की भावना जागृत करने के लिए ये आवश्यक है कि सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। जब समाज में निस्वार्थता, करुणा और प्रेम की भावना फैलेगी, तभी हम चरित्र निर्माण की दिशा में सही कदम उठा सकेंगे। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं, बल्कि चरित्र का विकास बनना करना है। शिक्षा का सार यही है कि मनुष्य स्वयं को पहचाने, अपने कर्तव्यों का पालन करे। शिक्षा को इस दिशा में आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर संपूर्णानंद, बहुत ही खूबसूरत बात कही है इसमें। मैंने आप लोगों को इसका निचोड़ बता दिया है, पढ़ लीजिए, एग्जाम में लिख आई। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और शिक्षा का महत्व समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए,
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही चैनल पर आते रहिए। धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी।